हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीएनपी एडुकेयर। पिछले वाले वीडियो में हमने कवर किया था मीटरिंग स्कीम्स, मतलब क्या क्या टाइप ऑफ मीटर्स अवेलेबल है, मीटरिंग स्कीम्स अवेलेबल है फॉर सोलर रूफटॉप सिस्टम, जैसे नेट मीटर हो गया, ग्रॉस मीटरिंग हो गया, नेट बिलिंग हो गया, या बिहाइंड द मीटर कॉन्सेप्ट क्या होता है, जीरो एक्सपोर्ट जिसे हम लोग बोलते हैं। उसका एक लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश किए थे, और आ, हम लोगों ने देखा था कि किसमें हमको सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है। इसके अलावा जो करंट सब्सिडी चल रहा है, उस सब्सिडी के बारे में भी हम लोगों ने सीखा था, उसे कैसे अप्लाई किया जाता है। तो वो था हम लोग का सिंगल छत के ऊपर अगर कोई सिस्टम लगता है उसके रिगार्डिंग मीटरिंग स्कीम्स। लेकिन जैसे मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग हो गया, मल्टी लोकेशन बिल्डिंग्स हो गया, उस केस में हम लोग कौन से मीटरिंग स्कीम के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, उसमें क्या सब्सिडी मिल सकता है। उस कारण से हम लोग वो जो प्रोसेस है उसे हम लोग बोलते हैं वर्चुअल नेट मीटरिंग या ग्रुप नेट मीटरिंग स्कीम्स, राइट। सो वो वर्चुअल नेट मीटर और ग्रुप मीटर नेट मीटर क्या होता है, आइए आज के वीडियो में हम लोग उसे अच्छे से सीखते हैं विद एन लाइफ एग्जांपल। दोस्तों, जैसे पिछले वाले हफ्ते की वीडियो में हमने ये देखा था कि हम लोग जब नेट मीटर के लिए अप्लाई करते हैं, तब नेट मीटरिंग हम लोग हमारे सिंगल छत पे, जैसे हम लोग का कोई इंडिविजुअल बंगलो हो गया, इंडिविजुअल घर हो गया, जिसके पास छत भी अवेलेबल है, स्पेस अवेलेबल है, और वो छत लोड बियर कर सकता है, पहला। दूसरा, उसके पास साउथ वाला साइड फ्री, शैडो फ्री साइट है, जहाँ पे हम लोग सोलर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वैसे कस्टमर्स के लिए हम लोग कैसे मीटरिंग स्कीम्स अप्लाई कर सकते हैं, जिसे हम लोग नेट मीटर बोल रहे थे। इसके अलावा ग्रॉस मीटरिंग, नेट बिलिंग, या हम लोग का बिहाइंड द मीटर कॉन्सेप्ट होता क्या है। लेकिन सवाल यहाँ पे आता है, अगर हम लोग एक बड़े कॉम्प्लेक्स में रहे, जैसे मैक्सिमम अगर हम लोग अर्बन इंडस्ट्री अर्बन कोई भी जगह की बात करें, जैसे कोलकाता हो गया, या मेट्रो सिटीज लाइक दिल्ली हो गई, बॉम्बे हो गया, वहां पे अगर हम लोग हाई राइज बिल्डिंग्स की बात करें, तो हाई राइज बिल्डिंग्स में मान लीजिए कहीं पे 50 कस्टमर्स है, मतलब 50 टोटल घर है एक ही बिल्डिंग के अंदर, लेकिन छत का स्पेस बहुत कम है। तो वो लोग अगर नेट मीटर अप्लाई करना चाहे या सोलर लगाना चाहे, तो वो क्या लगा नहीं सकते? आंसर इज यस, वो लोग सोलर लगा सकते हैं। उसके लिए भी नेट मीटरिंग स्कीम अवेलेबल है, उसके लिए भी सब्सिडी स्कीम अवेलेबल है। जैसे हम लोगों ने इंडिविजुअल घर के लिए पीएम सूर्य घर योजना का सब्सिडी देखा था, और उसके अकॉर्डिंग कैसे अप्लाई करना है वो देखा था। सेम तरीके से ये जो मल्टी टेनेंट एग्रीगेशन सोसाइटीज होता है, जैसे मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग हो गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई भी, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रुप हाउसिंग, लाइक हाउसिंग एसोसिएशन, ग्रुप हाउसिंग, वेलफेयर सोसाइटीज, उस सारे केसेस में हम लोग क्या कर सकते हैं? उस केसेस में हम लोग नेट मीटर की अप्लाई कर सकते हैं। उस नेट मीटरिंग का नाम बोला जाता है वर्चुअल नेट मीटरिंग, राइट। दूसरा क्या, और एक क्वेश्चन क्या सकता है, जैसे हम लोग मान लीजिए एक कस्टमर है, एक फैक्ट्री है, जिसका फैक्ट्री हम मतलब महाराष्ट्र में डिफरेंट जगह पे, 4 जगह पे उनकी फैक्ट्री है, लेकिन बाकी 3 जगह पे उसके पास जगह है नहीं कि वो सोलर इंस्टॉल कर पाए। सिर्फ एक ही फैक्ट्री में उसके पास ग्राउंड अवेलेबल है, या रूफ अवेलेबल है, या रूफ अच्छे कंडीशन में है जहाँ पे वो सोलर इंस्टॉल कर पाएगा। तो उस केसेस में भी हम लोग सिमिलरली मीटरिंग कॉन्सेप्ट या नेट मीटरिंग कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं विद इन द स्टेट, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रुप नेट मीटरिंग, राइट। सो वर्चुअल नेट मीटरिंग क्या होता है और ग्रुप नेट मीटरिंग क्या होता है, वो आज वाले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे और सीखेंगे विद एन एग्जांपल, कि उसमें कैसे हम लोग उसका फायदा उठा सकते हैं, उसमें हम लोगों को पे बैक कैसे मिलता है, वगैरह वगैरह, राइट। तो पहले स्टार्ट करते हैं वर्चुअल नेट मीटरिंग केस से। सो वर्चुअल नेट मीटरिंग होता क्या है? वर्चुअल नेट मीटरिंग के केस में, जैसे मैंने पहले ही बोला, मान लीजिए हमारा मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, हम लोगों का हाउसिंग एसोसिएशन है या वेलफेयर सोसाइटीज है, जिसके अंदर 20 या 30 फैमिलीज रह रहे इन अ सिंगल सोसाइटी, और छत का स्पेस बहुत कम है। उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग उस केस में भी उस केस में भी सोलर लगा सकते हैं, और उसका फायदा हमारे घर पे उठा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक फ्लैट सोसाइटी है जिसमें 3 घर है, राइट। अमर, अकबर, एंटनी, ये 3 है, इन तीनों का घर अवेलेबल है। और लेकिन एक फर्स्ट फ्लोर में रहता है, ग्राउंड फ्लोर में रहता है, एक सेकंड फ्लोर में रहता है। लेकिन उनके घर में छत जो है, छत में ऑलरेडी टैंक्स और बाकी चीजें, रूफ गार्डनिंग होके रखा है, जहां पे हम लोग ये लगा नहीं सकते। हम लोग के पास सोलर लगाने का कोई स्कोप ही नहीं है। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग एक डेवलपर ढूंढ सकते हैं। वो डेवलपर जिसके पास जगह अवेलेबल हो, वो उस जगह पे लगा सकता है, एंड दैट पर्सन विल बी द लीड कंज्यूमर, राइट। और ये तीनों हो जाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। तो जो डेवलपर हो गया, वो डेवलपर बेसिकली आपका सोलर इंस्टॉल करेगा खुद की जगह पे,
और वही डिस्कॉम के थ्रू सोलर का मतलब बिलिंग करेगा, नेट मीटरिंग करेगा और एज पर रेशियो सबके अंदर डिवाइड कर देगा, राइट? एक इसे हम लोग बोलते हैं वर्चुअल नेट मीटरिंग। एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं तो समझना आसान हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे मेरा तीन कंज्यूमर है, कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी, राइट? ये तीनों कंज्यूमर के पास बहुत जगह है नहीं रखने के लिए। तो ये तीनों कंज्यूमर ए बी सी क्या करेगा? आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इनका एक का 300 किलोवाट है, मतलब मान लीजिए 3 किलोवाट का लोड है, उसको 3 किलोवाट का सोलर लगाना है। कंज्यूमर बी को भी 3 किलोवाट का सोलर लगाना है और कंज्यूमर सी को 4 किलोवाट का सोलर लगाना है एज पर कंजम्पशन। लेकिन इनके छत पे किसी के पास जगह नहीं है। ये तीनों ही एक ही मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में रहता है जिसके पास कोई जगह नहीं है। तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग के डेवलपर ढूंढेंगे जिसके पास जगह हो, और वो क्या करेगा? वो 10 किलोवाट का सिस्टम लगा देगा, राइट? 10 किलोवाट के सिस्टम के थ्रू वो बिजली का पूरा जितना भी जनरेट हो रहा है, मान लीजिए 40 यूनिट, या यहाँ पे जैसे दिखाया गया है 1000 यूनिट मंथ के लिए, 1000 यूनिट के पूरा का पूरा वो ग्रिड में दे देगा, राइट? और ग्रिड से कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी 300 300 400, क्योंकि जो भी रेशियो में सबसे पहले दिया जाएगा यहाँ पे, जो भी रेशियोज है वो पहले ही, जैसे जो भी डेवलपर होगा यहाँ पे, ये तीनों में से किसी एक को लीड डेवलपर होना पड़ेगा और बाकी दोनों को इसको राइट देना पड़ेगा, राइट? मतलब डिस्कॉम किसी एक ही कस्टमर के साथ डील करेगा, उसके अंदर सब्सिडियरी कस्टमर्स बहुत सारे हो सकते हैं, 50 100 कोई भी नंबर्स का सब्सिडियरी कस्टमर हो सकते हैं, लेकिन लीड कस्टमर एक होगा। और डिस्कॉम का सारा डॉक्यूमेंटेशन, सारा प्रोसेस एक ही कस्टमर के थ्रू वो करेगा, जिसे हम लोग यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर या लीड कंज्यूमर बोलेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा कंज्यूमर ए लीड कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर ए जाएगा डिस्कॉम के पास, वो जाके अप्लाई करेगा और वो पहले ही, जब वो फॉर्म भरेगा, फॉर्म में खुद ही भर देगा कि कंज्यूमर ए का रेशियो हुआ 1/3, मतलब थ्री थ्री 300 किलोवाट, 300 यूनिट। कंज्यूमर बी का हो गया 300 यूनिट और कंज्यूमर सी का हो गया 400 यूनिट। अगर 1000 यूनिट हम लोग ग्रिड में फिट कर रहे हैं तो इसी रेशियो में 3:3:4 के रेशियो में हम लोग ये तीनों कस्टमर कंज्यूम करेगा, राइट? तो इसे बोलता है वर्चुअल नेट मीटरिंग सिस्टम। तो ये कहाँ कहाँ पे फायदेमंद आता है? पहला, मान लीजिए किसी इंडिविजुअल का घर तो अवेलेबल है, इंडिविजुअल घर ही है, उसका छत भी है, लेकिन छत का कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है जहाँ पे सोलर इंस्टॉल हो पाए, या जो घर अवेलेबल है वो शायद मान लीजिए G+1 या ग्राउंड फ्लोर का घर है और उसके साउथ साइड में एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग खड़ा है, तो ऑटोमेटिकली शेडो फ्री एरिया अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे वो लगा नहीं सकता। तीसरा, फ्यूचर डेवलपमेंट का चांस है और कस्टमर वहां पे अभी लगाना नहीं चाह रहा है। या जहाँ पे हम लोग मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में रह रहे हैं, जहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, कि मेरे पास खुद का छत होता नहीं है मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में, तो हम लोग उस छत पे हमारा खुद का सोलर लगा नहीं सकते। उस केसेस में वर्चुअल नेट मीटरिंग इज द सोल्यूशन। ओके, और इस वर्चुअल नेट मीटरिंग में हम लोग को सब्सिडी भी मिलता है एज पर पीएम सूर्यघर। तो वर्चुअल नेट मीटरिंग का फायदा क्या क्या रहता है? सबसे पहली बात है, वर्चुअल नेट मीटरिंग का कलेक्टिव ओनरशिप रहता है। मान लीजिए मेरे पास रूफ हो या ना हो, हम लोग वर्चुअल नेट मीटरिंग अप्लाई कर सकते हैं, सोलर का सुविधा उठा सकते हैं, उसका सब्सिडी का भी सुविधा उठा सकते हैं। सिर्फ जैसे मैंने बोला था, अगर कलेक्टिव ओनरशिप हो रहा है, वो जो प्लांट लगेगा, सबसे पहले बात है, वो प्लांट कलेक्टिवली सबका लिए प्लांट है, राइट? मतलब कोई कस्टमर मान लीजिए 3 किलोवाट का खुद सिस्टम लगाने जाता, तो ऑब्वियसली वो 3 किलोवाट का सिस्टम का कॉस्ट ज्यादा पड़ता है। जब भी हम लोग बड़ा सिस्टम लगाता है तो कॉस्ट घटता जाता है, ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। तो ऑटोमेटिकली कस्टमर, तीनों कस्टमर, अगर 3 किलोवाट का दो कस्टमर और 4 किलोवाट का एक कस्टमर मिला के 10 किलोवाट लगाता है, तो टोटल कॉस्ट में उसका हमेशा फायदा होता है। ये गया पहला फायदा कस्टमर की तरफ से। तो जो टोटल कॉस्ट है, मान लीजिए अगर 3 किलोवाट का सिस्टम कोई कस्टमर लगाना जा रहा था, तो कस्टमर का 3 किलोवाट सिस्टम लगाने के लिए कॉस्ट पड़ सकता था, लेट्स से अप्रोक्सीमेट फिगर 2.5 लाख रुपए। और 4 किलोवाट अगर लगाता है तो कस्टमर का शायद कॉस्ट पड़ता है 3.5 लाख रुपए। तो आपका जो टोटल कॉस्ट पड़ता है उस केस में, तीन अलग अलग इंडिविजुअल सिस्टम के लिए, तो वो क्या होता है? 2.5 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख और 3.5 लाख, 8.5 लाख रुपए। वहीं पे अगर मैं 10 किलोवाट सिस्टम लगाता हूँ और 60 रुपए का रेट पकड़ लेता हूँ, तो मेरा 10 किलोवाट सिस्टम लगाने के लिए ऑटोमेटिकली कॉस्ट आ जाएगा 6 लाख रुपए। तो ये जो टोटल 2.5 लाख का फर्क है, वो कस्टमर के लिए ऑटोमेटिकली फायदेमंद हुआ। कस्टमर इसका जो टोटल पेमेंट है, वो जो रेशियो में वो पावर का डिवीजन कर रहे हैं ड्यूरिंग द एप्लीकेशन, जैसे 3:3:4, उसी रेशियो में वो ऑटोमेटिकली से डिवाइड कर लेगा। तो जो पहला, मतलब कंज्यूमर है, कंज्यूमर भी जो लोग 3:3 ले रहे थे, वो टोटली उतना ही अमाउंट पे करेगा, जैसे 1,80,000 ईच। और जो
कंज्यूमर सी था जो फोर मतलब 3:3:4 का 4 पार्ट वाला ले रहा था, तो वो 4/10 इंटू 6 लाख उसे पे करना पड़ेगा। दिस इज 2,40,000 रुपए, राइट? ये हो गया कलेक्टिव ओनरशिप। लेकिन जैसे मैंने बोला था, सारा डॉक्यूमेंटेशन एक ही कस्टमर को करना पड़ेगा। तीनों में से किसी एक को लीड कस्टमर होना पड़ेगा, या प्रिंसिपल कंज्यूमर होना पड़ेगा, जो बेसिकली डिस्कॉम के साथ सारा कोऑर्डिनेशन करेगा और सारा डॉक्यूमेंटेशन करेगा। दूसरा जो मेजर पॉइंट है, वहां पे जब पहली बार अप्लाई किया जाएगा, वहीं पे पावर रेशियोज डिवाइड किया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आपका कॉस्ट डिवीजन होगा। और बाद में अगर ये वाला मान लीजिए बाद 1 साल बाद किसी को ये रेशियोज चेंज करना है, तो वो रेशियो चेंज भी होगा एज पर मतलब जो प्रिंसिपल कंज्यूमर है उसी को ही जाना पड़ेगा, राइट, फॉर चेंजिंग एंड ऑल। दूसरा आता है कैपेसिटी रिक्वायरमेंट और इंस्टॉलेशन। जैसे मैंने बोला था, जिसके पास छत अवेलेबल है वहां पे ही ये लगा सकते हैं, या कोई डेवलपर ढूंढ सकता है जिसके पास एरिया अवेलेबल हो और उसके थ्रू ये लगा सकते हैं। बस एक ही चीज जो करना पड़ेगा वो है डिस्कॉम सेम होना पड़ेगा। जैसे अगर आप महाराष्ट्र में बिलोंग करते हो, जो तीनों कस्टमर और डेवलपर, अगर आपका किसी और के छत पे लगाना पड़ रहा है, जिस डेवलपर हम लोग बोल रहे हैं, सब चारों को महा डिस्कॉम या टाटा या अदानी, जिस डिस्कॉम के अंदर आप आ रहे हो उसी डिस्कॉम के अंदर आना पड़ेगा। जैसे बंगाल पे हो तो डब्ल्यूबीसी, एक ही डिस्कॉम के अंदर आना पड़ेगा जहां पे वर्चुअल नेट मीटरिंग अलाउड है, जिस स्टेट में अलाउड है, राइट? सो सेम ही डिस्कॉम होना पड़ेगा जिसके अंदर सारे कस्टमर्स जो वर्चुअल नेट मीटरिंग में आ रहे हैं उसको मतलब वो अप्लाई कर सकता है, राइट? और दूसरा क्या है, वहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, जैसे मान लीजिए तीनों का मिला के 10 किलोवाट हुआ, तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर दोनों जगह का, जहां पे आप सोलर लगा रहे हो एट द जनरेशन पॉइंट, और जहां पे आप सोलर कंज्यूम करोगे, राइट, जहां पे नेट ऑफ करोगे मतलब आपका घर, उस दोनों एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का कैपेसिटी आपका जो भी टोटल कैपेसिटी ऑफ इंस्टॉलेशन होगा उससे ज्यादा होना चाहिए। ये दो मेन चीजें हैं, नहीं तो उसका चेंज करने के लिए जो कॉस्ट है वो अलग से आपको बियर करना पड़ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन डिस्कॉम टू डिस्कॉम। तीसरा जो मीटर लगेगा एट द जनरेशन पॉइंट, वो जिन जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे हो, जो यहाँ पे ग्रॉस मीटर जो लगा है, राइट, तो ये जो एंटायर एनर्जी है, ये जो मीटर है, ये मीटर डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी या डिस्कॉम खुद के पैसों से लगाएगा। उसके लिए जो भी कॉस्ट लगता है एप्लीकेशन का, वो आपको देने पड़ेगा, वो डिस्कॉम खुद यहाँ पे इंस्टॉल करेगा। और जो डेवलपर है वो पूरा का पूरा एनर्जी विदाउट एनी कैप्टिव कंजम्पशन, पूरे का पूरा एनर्जी यहाँ पे फीड इन कर देगा, राइट? ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग ये रेशियो डिवाइड हो जाएगा एज पर 3:3:4। ये क्या है, इंस्टॉलेशन और कैपेसिटी का जो बेसिक चीजें और गाइडलाइंस मेंटेन करना पड़ता है। अब आता है बिलिंग का। अगर आपके घर पे मतलब जो भी जहाँ पे आप कस्टमर का पॉइंट है, जहाँ पे आप कंज्यूम करोगे आपके घर के लिए, जहाँ पे आप नेट मीटरिंग का फैसिलिटी लेना चाहते हो, वहां पे स्मार्ट मीटर होना चाहिए। अगर स्मार्ट मीटर नहीं है तो वो स्मार्ट मीटर लगाने का खर्चा आपका। जनरेशन पॉइंट में स्मार्ट मीटर जो है वो लगाएगा डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी। और जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे है मतलब आपके घर के पास, वहां पे आपको जो मीटर जो है वो स्मार्ट मीटर या मीटर का जो चेंजिंग है, वो आपको खुद के कॉस्ट में लगाना पड़ेगा एज पर नेट मीटरिंग गाइडलाइंस। वो हो सकता है वो कॉस्ट आपको डिस्कॉम को पे करना पड़े और डिस्कॉम आके लगा दे, या ये भी हो सकता है कि डिस्कॉम आपको बोले आप मीटर खरीद के किसी मतलब अप्रूव्ड लैब से, डिस्कॉम अप्रूव्ड लैब से उसे टेस्टिंग करा के डिस्कॉम को प्रोवाइड करो फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द नेट मीटर, राइट? जो बेसिकली नेट मीटर सिंगल टेनेंट नेट मीटर पॉलिसी में था, सेम तरीके से। दूसरा एनर्जी एडजस्टमेंट जो होता है, वो एनर्जी इंडिविजुअल, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने देखा था कि कंज्यूमर वन का 300, कंज्यूमर टू का 300, कंज्यूमर थ्री का 400 है। अगर वो कंज्यूमर उस टाइम उस महीने में, ये एक महीने का हम लोग पकड़ ले रहे हैं पर मंथ का, तो पर मंथ में मान लीजिए कंज्यूमर ने ए ने अगर 300 ही किलोवाट लिया तो उसका बिल आएगा 0। अगर दूसरे ने मान लीजिए 400 किलोवाट लिया तो उसका आएगा 100 का बिल। और तीसरे ने मान लीजिए जैसे कंज्यूमर सी है, उसने 400 किलोवाट का 400 यूनिट का ऑलरेडी रेशियो डिवाइड तो करके रखा है, लेकिन उसको उस महीने 300 लगा, तो ये जो 100 यूनिट है वो बैंक हो जाता है। मतलब यहाँ पे नेट मीटरिंग टर्म्स में उसे बैंकिंग बोला जाता है। जो आपके मीटर पे दिखाएगा कि इतना यूनिट्स आपका क्रेडिट है जो डिस्कॉम के पास जमा है, और अगले महीने आप जब एक्स्ट्रा लोगे तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, राइट? अब यहाँ से सवाल आता है, मान लीजिए किसी का पूरे साल में ही ऐसे जमता गया और होते बैंकिंग होते 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 साल पे आखिरी में जाके भी ये
खत्म नहीं हुआ। तो ये दो तरीके से हो सकते हैं, एनुअल ईयर या फिनेंशियल, उसके अकॉर्डिंग डिस्काउंट टू डिस्काउंट ये चार्ज आपको रिफंड कर दिया जाएगा इन योर बिल in the rate of feed in tariff, right? एवरेज पावर परचेस टैरिफ या फीड इन टैरिफ जिसे हम लोग बोलते हैं, जैसे ग्रॉस मीटर में हम लोग पिछले वाले वीडियो में सीखे थे, मीटरिंग वाले वीडियो में, राइट? तो उसी रेट में जो डिस्कॉम ने अप्रूव किया है, साल टू साल वो वेरी करता रहता है, उसी रेट में आपका साल के आखिरी में, फाइनेंशियल ईयर या एनुअल ईयर के आखिरी में अगर कोई भी चीज बैंकिंग में रह जाता है, कोई भी एक्स्ट्रा एक्सेस वाला पार्ट बैंकिंग में रह जाता है, तो आपके बिल पे वो एडजस्ट हो जाएगा फीड इन टैरिफ रेट, राइट? तो वो 3 रुपए हो सकता है, 2 रुपए हो सकता है, जो भी रेट है। और वो बेसिकली आपका मतलब उसी साल के लिए खत्म हो जाएगा, वो आपके नेट मीटर या मीटरिंग का रेट है, मतलब 8 रुपए 9 रुपए में अगर आप डिस्ट्रीकॉम से खरीद रहे हो तो उसमें एडजस्ट नहीं होता है, राइट? ये सिमिलरली मतलब ये वाला पार्ट जो एडजस्टमेंट वाला पार्ट है वो बेसिकली ग्रॉस मीटरिंग की तरह होता है। आप अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो वीडियो के आखिरी में, ये वाले वीडियो के आखिरी में हम लोग उसका लिंक दे देंगे, वहां से आप नेट मीटरिंग ग्रॉस मीटरिंग वाला वीडियो देख सकते हो फॉर क्लियरेंस। आपका पूरा जो मतलब कंफ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाएगा इससे, राइट? अब आता है कंज्यूमर का ऑप्शंस और फ्लेक्सिबिलिटी में, राइट? जैसे मैंने बोला था, कंज्यूमर का आप चाहो तो वो रेशियो जो पहले आपने अप्लाई किया था 3:4, वो बाद में चाहो तो 2:4:4, कोई भी रेशियो में आप चेंज करना चाहो तो एज पर योर रिक्वायरमेंट, राइट? क्योंकि ऑब्वियसली आपका अगर साल के आखिर में जाकर आप देखते हो कि आपका नेट बिलिंग बार बार बच जा रहा है, तो वो तो आपका कम रेट में आपके पास एडजस्ट होना है, वो आपके लिए लॉस है, तो वो आप वहां पे जाके इसे एडजस्ट कर सकते हो। दूसरा, आपका जो भी एनर्जी एक्सपोर्ट होगा बेसिकली वो कस्टमर के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाता है, और एक्स्ट्रा जो है वो आखिरी में फीड इन टैरिफ के थ्रू एडजस्ट हो जाता है विद इन द सेम डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस एरिया। क्लियर? तीसरा जो आता है टाइम ऑफ डिमांड। लीजिए ऐसा कोई कस्टमर है जो इंडस्ट्रियल सीएनआई कस्टमर है, जिसका 20 किलोवाट से ज्यादा का लोड है, जिसको हम लोग कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कस्टमर सीएनआई कस्टमर्स बोलते हैं। सी एंड आई कस्टमर्स के लिए क्या होता है, कहीं भी कभी हवा पे टीओटी होता है। टीओटी टैरिफ होता क्या है, पिछले 20 दिन भी मैंने बोला था, हम लोग दिन के अकॉर्डिंग 3 हिस्सों में या 4 हिस्सों में दिन को डिवाइड किया जाता है, जहाँ पे आपका पीक एक होता है, पीक एक होता है एवरेज, एक होता है ऑफ पीक, राइट? तो टीओटी कंप्लायंस, कोई भी मीटर टीओटी है, जैसे आप लोग जब नीट मीटर में अप्लाई कर रहे थे तो टीओटी मीटर फ्लैट मीटर में कन्वर्ट हो जा रहा था, लेकिन वर्चुअल नेट मीटर में इसे कोई भी फ्लैट मीटर में कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है, राइट? सो जो पीक आवर में जनरेशन हो रहा है वो तो आपका पीक रेट के साथ ही नलीफाई होगा, मतलब जिस घंटे पे आप जो रेट पे कंज्यूम कर रहे हो उसी रेट में जनरेशन अगर उसी टाइम पे हो रहा है तो वही रेट में नलीफाई होगा। और जो एक्स्ट्रा एक्सेस होता है वो आपका ऑफ पिक रेट में एडजस्ट होगा, राइट? एवरेज या पिक रेट में नहीं, वो ऑफ पिक रेट में एडजस्ट होगा। तो यहाँ पे आपका जो भी मीटर्स है वो मीटर्स टीओटी कंप्लायंट मीटर्स ही रहेंगे, वो फ्लैट मीटर में चेंज नहीं होंगे फॉर इन द केस ऑफ वर्चुअल नेट मीटरिंग, राइट? और अगला जो आता है वो है एनुअल सेटलमेंट। जैसे मैंने बोला था, साल के आखिरी में जो भी आपका बचेगा वो फीड इन टैरिफ या एवरेज पावर परचेस टैरिफ बोला जाता है कुछ कुछ जगह पे, वो उस रेट में ऑटोमेटिकली आपका एडजस्ट हो जाता है, ठीक है? तो एक सिंपल से एग्जांपल लेके तीन फैमिलीज का, जैसे हमने यहाँ पे 300 300 400 लिया था, उसको लेके हम लोग पे बैक एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं वर्चुअल नेट मीटर में क्या क्या फायदा है कस्टमर को मिलता है मैथमेटिकली और फिनेंशियल मॉडलिंग में, तो आपको वो चीज पूरा क्लियर हो जाएगा। हम लोग ये वर्चुअल नेट मीटरिंग सिस्टम एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू सीखते हैं। पहला हो गया, हम लोग का 3 कस्टमर हम लोग मान लिए, अमर, अकबर और एंटनी, राइट? तो इसका जो रेशियो हमने पकड़ा था, हम लोग उसी जो डायग्राम थे उसी से पकड़ ले रहे हैं। हम लोगों को 300 यूनिट का इसे जरूरत है, 300 यूनिट का इसे जरूरत है, 400 यूनिट का इसे जरूरत है मंथली। तो मेरा रेशियो क्या हो गया, 3:3:4, ये है जो प्रीलिमिनरी रेशियो हम लोगों ने अप्लाई किया था, राइट? तो हम लोग मान ले रहे हैं, अगर हम लोग इंडिविजुअल कॉस्ट की बात करते हैं, मतलब अगर अलग अलग सिस्टम लगाना पड़े, तो मैं मान ले रहा हूँ 80 रुपए यूनिट, 80 रुपए पर किलोवाट का कॉस्ट है। तो अमर के लिए 3 किलोवाट, अकबर के लिए 3 किलोवाट और एंटनी के लिए 4 किलोवाट है, राइट? सो अमर का जो 3 किलोवाट है उसके लिए कॉस्ट आपका पड़ जाएगा 2.4 lakhs। जो आपका अकबर के लिए आएगा उसके लिए कॉस्ट आ जाएगा 2.4 lakhs, और जो एंटनी का है उसके लिए आ जाएगा 3.2 lakhs। क्लियर? ये हो गया आपका इंडिविजुअल कॉस्ट। अब पॉइंट क्या है, जब भी ये हम लोग जब भी टोटल पे लगाएंगे तो टोटल पे हमें 10 किलोवाट पीक की जरूरत है। मतलब अगर
यहाँ पे इंडिविजुअल कॉस्ट की बात करें तो टोटल कॉस्ट आता है 8 लाख रुपए, लेकिन अगर 10 किलोवाट की बात करें, ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल हम लोग जितना बड़ा सिस्टम लगाता है हम लोग का मतलब रेट्स कम होता जाता है, तो 60 रुपए के हिसाब से 6 लाख रुपए हो गया। ये सारा एजम्पटिव रेट है, ऐसा नहीं कि यही मार्केट में अवेलेबल है, इससे कम या ज्यादा रेट में भी अवेलेबल हो सकता है। तो हम लोग अभी जो भी बात कर रहे हैं वो एजम्पशन रेट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 6 लाख का रेट हो गया आपका, अगर हम 10 किलोवाट का एक ही सिस्टम लगाते हैं। तो रेशियो के अकॉर्डिंग आपका वीएनएम का, अगर वीएनएम अप्लाई करके हम लोग कॉस्ट देखते हैं तो क्या होगा, आपका टोटल कॉस्ट जो 6 लाख है उसके लिए अमर और अकबर के लिए आएगा 3/10, मतलब 1,80,000 हो गया अमर के लिए, 1,80,000 हो गया अकबर के लिए, और एंटनी के लिए हो गया आपका 2,40,000 रुपए, राइट। तो ये सबसे पहले तो इंडिविजुअली इन लोगों को कितना कितना फायदा हुआ, पहले दो जनों को 60,000 का और एंटनी को 80,000 का, ये तो टोटल फायदा हो गया। इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट आप लोग अगर वीएनएम में सिंगल करते हो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के, ये होगा पहला फायदा, राइट। अब आते हैं हम लोग अगर कंजम्पशन की बात करें, तो हम लोग अगर मान ले रहे हैं कि हम लोगों ने सोलर नहीं लगाया, उस कंडीशन में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आना चाहिए था, 8 रुपए के हिसाब से, @8 हम लोग 8 रुपए के हिसाब से ही बात कर रहे हैं। तो आपका 300 यूनिट का 8 रुपए के हिसाब से आना है 2,400 रुपए बिल अमर का और अकबर का, और एंटनी का बिल आएगा 400 × 8 3,200 रुपए, राइट। वीएनएम के बाद हम लोग मान लें हमने वर्चुअल नेट मीटरिंग अप्लाई किया है, और वहां पे हम लोग का इस महीने का कंजम्पशन क्या आया, अमर का कंजम्पशन आया, लेट्स से अमर का कंजम्पशन सेम आया, जितने का उसने सोलर को इंजेक्ट किया है उतने का, या उसको कंजम्पशन मिला है, मतलब 300 यूनिट का उसने कंज्यूम किया है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, अकबर ने ज्यादा कंज्यूम कर लिया, मतलब इस महीने उसका ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल का कंज्यूम हुआ है, तो उसने 300 यूनिट का सोलर तो जनरेट किया है, लेकिन कंजम्पशन के टाइम में उसने 380 यूनिट कंज्यूम कर लिया है, राइट। और तीसरा क्या है, एंटनी का, एंटनी ने ज्यादा सोलर तो जनरेट कर दिया पावर रेशियो के अकॉर्डिंग, बट उसने उस महीने वो घर के बाहर ज्यादातर था तो इलेक्ट्रिसिटी कम यूज हुआ है, तो उसका 350 यूनिट ही कंजम्पशन हुआ है, राइट। तो इस कंडीशन में आपका जो नेट बिलिंग होगा या नेट यूनिट आएगा वो कितना आएगा, अमर के लिए 0, कि उसने 300 यूनिट कंज्यूम किया है और 300 यूनिट उसने फीड इन कर दिया है। अकबर के लिए उसने 380 यूनिट कंज्यूम किया है और 300 यूनिट फिट किया है, तो उसका हो गया 80 यूनिट। और एंटनी के लिए जो हो गया वो हो गया -50 यूनिट, राइट। तो -50 यूनिट क्या होता है, वो बैंकिंग में चला जाएगा, जो अगले महीने जाके ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा। क्लियर हो गया। अब उसके अकॉर्डिंग आपका बिलिंग क्या आना चाहिए, बिलिंग अमर के लिए आएगा 0, अकबर के लिए आएगा 80 × 8 रुपए के हिसाब से 640 रुपए, और एंटनी का बिलिंग तो 0 आएगा, लेकिन उसका बैंकिंग में -400 रुपए जमा है, राइट। तो अब यहां से देखते हैं अमर अकबर एंटनी का सेविंग्स कैसे आता है, पे बैक कैसे आता है। पहले केस में हम लोगों का सेविंग्स कितना हुआ, फिर अमर के केस में पूरा 2,400 रुपए, क्योंकि उसको एक भी बिल पेमेंट नहीं करना पड़ा। अकबर के केस में अकबर को क्या करना पड़ा है, 2,400 रुपए से 640 रुपए पे करना पड़ा है, तो अकबर का सेविंग हुआ 1,740 रुपए, 1,760 रुपए। और एंटनी का क्या सेविंग्स हुआ, 3,200 रुपए तो उसे पे करना नहीं पड़ा, उल्टा उसे 400 रुपए का फायदा हुआ, तो 3,600 रुपए। क्लियर, ये हो गया टर्म्स ऑफ सेविंग्स सोलर के थ्रू जो इन्हें मिला है, सो वीएनएम का, राइट। अब आते हैं सब्सिडी। सब्सिडी का हमने पिछली बार जब डिस्कस किया था, हमने क्या बोला था, जो भी हमारा हाउस वेलफेयर सोसाइटीज है, रेसिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटीज है, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज है, उस केस में सरकार ने सब्सिडी दिया है पीएम योजना के अंडर 18,000 पर किलोवाट पिक टिल 3 किलोवाट पिक, राइट। तो 3 किलोवाट के सिस्टम तक ही आपको मिल सकता है, उसके ऊपर अब जितना भी सिस्टम लगा वो नहीं मिलेगा। 3 किलोवाट तक के आपको सब्सिडी मिलेगा, 18,000 रुपए पर किलोवाट में मिलेगा। तो अगर हम लोग सब्सिडी की बात करें, यहाँ पे हमारा अकबर ने 3 किलोवाट लगाया, तो 18,000 × 3 54,000 का उसे सब्सिडी मिला है। और एंटनी ने ज्यादा लगाया है, लेकिन 3 किलोवाट तक का लिमिट होने के कारण से एंटनी को भी 54,000 का ही सब्सिडी मिली है। तो आफ्टर सब्सिडी कॉस्ट कितना पड़ जाता है, कॉस्ट आफ्टर सब्सिडी पड़ गया 1,80,000, आपका जो इनिशियल कॉस्ट था उससे
54,000 माइनस हो गया, तो कॉस्ट आपका आ गया 1.26 lakhs, राइट। और आपका जो दूसरा अकबर का भी है उसका भी आ गया 1.26 lakhs। और जो एंटनी का है, एंटनी का केस में क्या होगा, एंटनी के केस में एंटनी का आ जाएगा 1.86 lakhs, क्योंकि उसका 3 किलोवाट तक का ही सब्सिडी का फायदा मिला है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग का सेविंग्स अकॉर्डिंगली ये होता जाता है, और ये है हमारा मंथली सेविंग्स, राइट। तो यही चीज अगर हम लोग ईयरली सेविंग्स में कन्वर्ट करें, YS, तो 1200 से हम लोग ये मान लें यही रेशियो पूरे साल में सेम चल रहा है। इस केस में क्या हो सकता है, इस केस में हम लोग इसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2400 × 12, तो 28,800 रुपए हिस्सा, राइट। इसका आ गया 1760 करके 12, 21,120 रुपए। और तीसरे का आ गया आपका 3600 करके 12, 43,200 रुपीज, राइट। तो यहाँ से आपको पे बैक कितना मिलेगा, कोई भी पे बैक कैसे क्लियर किया जाता है, जो आपका कॉस्ट आया डिवाइडेड बाय आपका जो सेविंग्स हो रहा है। तो आपका यहाँ पे कॉस्ट कितना था, 1,26,000 अमर और अकबर के लिए। और अमर क्या ईयरली सेविंग क्या है, 28,800 रुपए, राइट। सो 1,26,000 डिवाइडेड बाई 28,800, तो आ गया आपका 4.375, राइट। वही चीज अकबर के लिए क्या होगा, 1,26,000 डिवाइडेड बाई 21,120 रुपए, 5.96 ईयर्स। और वही चीज एंटनी के लिए कितना हो जाएगा, 1,86,000 डिवाइडेड बाई 43,200, 4.3 ईयर्स, राइट। तो आप ये यहाँ पे देख सकते हो, वर्चुअल नेट मीटरिंग के थ्रू भी हम लोग 4 से 5 साल में हमारा रिकवरी कर सकते हैं, और ये है हम लोग का टोटल फायदा। इसके बाद हम लोगों का जो हमने जो भी कॉस्ट इन्वेस्ट किया था फॉर द सेम, वही कॉस्ट अगले 20 साल के लिए करीबन, अगर 5 साल में हम लोग का हो जाता है तो 20 साल के लिए वो एनर्जी जनरेशन हम लोग के लिए करीबन फ्री है, राइट। तो ये है वर्चुअल नेट मीटरिंग का मैथमेटिकल फायदा, जो यहाँ पे हम लोग मैथमेटिकली देख सकते हैं। दूसरा, जैसे हम लोगों ने 1,000 यूनिट पर मंथ के लिए सिस्टम इंस्टॉल किया, तो हो सकता है ड्यू टू बारिश के कारण से और कोई और भी कारण से ये इतना जनरेट ना करे सिस्टम, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, उस केस में हम लोग उसी सिस्टम को मतलब उस केस में जितने भी जनरेट होगा, मान लीजिए 800 यूनिट अगर जनरेट होता है, तो 800 यूनिट को भी हम लोग ये जो पावर रेशियो है 3:3:4, इसी रेशियो के अकॉर्डिंग हम लोग डिवाइड करेंगे, राइट। तो वहां पे जो भी हमारा नेट वैल्यू आएगा उस रेशियो के अकॉर्डिंग ही आएगा। तो ये हो गया वर्चुअल नेट मीटरिंग, उसका उसका क्या क्या फायदा है, क्या क्या गाइडलाइंस है, और उसमें हम लोगों को फायदा और पेबैक कैसे मिलता है। सो फ्रेंड्स, अभी जो हम लोग सीखेंगे दैट इज ग्रुप नेट मीटरिंग। ग्रुप नेट मीटरिंग क्या होता है, ग्रुप नेट मीटरिंग जैसे मान लीजिए वर्चुअल में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग डिफरेंट कस्टमर्स, मतलब जैसे अमर अकबर एंटनी, जो 3 अलग अलग लोग हैं, वो 3 अलग अलग लोग एक साथ मीटर में अप्लाई कर रहे थे, दैट वाज वर्चुअल नेट मीटरिंग। ग्रुप नेट मीटरिंग कैसे होता है, मान लीजिए मैं एक कंपनी हूँ, मेरा एक ही डिस्कॉम के अंदर डिफरेंट जगह पे मल्टीपल लोकेशन है, दो वेयर हाउसेस है, एक ऑफिस है, जैसे बॉम्बे में मेरा ऑफिस है, मेरा पुणे में एक वेयर हाउस है, नागपुर में एक वेयर हाउस है, और अमरावती में मेरा खुद का घर है। और ये चारों प्रॉपर्टी एक ही के नाम पे है, XYZ लिमिटेड। तब वो चारों प्रॉपर्टी में सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है जहां पे जगह है, मुंबई में ऑफिस हो या नागपुर, और उसमें जो वेयर हाउसेस मैंने लिया है, उस वेयर हाउस में जो छत है उसका कंडीशन ऐसा नहीं है कि हम लोग वहां पे इंस्टॉल कर पाए, राइट। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, या हम लोगों ने मतलब वो प्रॉपर्टी को रेंट पे लेके रखा है, तो वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग हमारा जो अमरावती में घर है वहां पे एक बड़ा सा ग्राउंड स्पेस है, तो वहां पे हम लोग सोलर इंस्टॉल कर सकते हैं, जस्ट लाइक वर्चुअल नेट मीटर। और हमारे सेम नाम, मतलब एक कस्टमर जिसके मल्टीपल सर्विस कनेक्शन हो, वैसे मेरे अलग अलग कनेक्शंस में हम लोग उस नेट मीटरिंग का फायदा उठा पाते हैं, राइट। तो इसमें मतलब इसमें पॉइंट क्या रहा है, यहाँ पे सिर्फ फर्क हो रहा है नेट मीटर, वर्चुअल नेट मीटर के साथ, कि वर्चुअल नेट मीटर में अलग अलग कस्टमर एक साथ होके किसी एक कस्टमर को प्राइमरी बना के नेट मीटर का फायदा उठा पा रहे थे और सब्सिडी ले पा रहे थे।
ग्रुप नेट मीटर में एक ही कस्टमर होना, मतलब कस्टमर एक ही होना पड़ेगा जिसके मल्टीपल कनेक्शन से मल्टीपल प्रॉपर्टीज के थ्रू ये हो सकता है। अब सबसे पहला जैसे मान लीजिए, मैं अगर एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैंने बोला मेरा अमरावती में फ्लैट है, मतलब बंगलो है, जहाँ पे मैं रहता हूँ, जहाँ पे स्पेस अवेलेबल है। मेरा दो वेयर हाउस है, एक नागपुर में, एक पुणे में, और एक बॉम्बे में ऑफिस है, राइट। सिर्फ अमरावती में मैं जनरेट कर रहा हूँ, अमरावती में मेरा स्पेस है जहाँ पे मैं सोलर लगा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो बिल यहाँ पे प्राइमरी हो, कौन सा हो गया, प्राइमरी हो गया अमरावती लोकेशन, और बाकी सारा जो लोकेशन है वो सेकेंडरी या सैटेलाइट लोकेशन बोला जाता है ग्रुप नेट मीटर में, क्लियर। तो इस केस में अमरावती जो है वहां पे सबसे पहले आप जितना भी सोलर लगाओगे, आपका पहला अमरावती के बिल के अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट किया जाएगा, और उसके बाद बाकी लोकेशंस में किया जाएगा एज पर पावर रेशियो एंड प्रायोरिटी सेट बाय द कस्टमर। जैसे मेरा मेरा ही अगर चार प्रॉपर्टी है, तो बाकी तीन प्रॉपर्टी के लिए मैं जो पावर रेशियो डिवाइड कर दूंगा वर्चुअल नेट मीटर की तरह, कि इसको 10% देना है, इसको 20% देना है, इसको 40% देना है, तो उसके अकॉर्डिंग ये डिवाइड हो जाएगा, राइट। इसके अलावा और एक जो क्वेश्चन आता है, मान लीजिए मैं एक बंदा हूँ जहाँ मेरा ऐसे ही चार प्रॉपर्टी है, लेकिन अमरावती वाला फ्लैट मेरे नाम पे है, और बाकी जो वेयर हाउस या ऑफिस है वो कंपनी के नाम पे है। तब तब वी कांट अप्लाई फॉर नाउ। अभी तक का जो ये ग्रुप नेट मीटर का पॉलिसी है, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर आप ब्लड रिलेशनशिप में भी हो, जैसे मैं हूँ, मेरा भाई है, उसका बेटा है, उसके अलग अलग नाम पे हम लोग अगर प्रॉपर्टीज लेके रखे, तो वो सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग इकट्ठा नहीं कर सकते, राइट। तो वो ग्रुप नेट मीटर के अंदर अप्लाई नहीं कर सकता। ग्रुप नेट मीटर के अंदर अप्लाई करने के लिए एक ही कस्टमर या कंज्यूमर का नाम होना पड़ेगा, जिसका मल्टीपल सर्विस कनेक्शन हो सकता है अंडर द सेम डिस्कॉम। डिस्कॉम भी एक ही होना पड़ेगा, राइट। अलग अलग डिस्कॉम होगा, जैसे मान लीजिए आपका कोई एक प्रॉपर्टी बॉम्बे में जहाँ पे है, वहां पे महा डिस्कॉम है, अमरावती में महा डिस्कॉम है, नागपुर में महा डिस्कॉम है, और पुणे में महा डिस्कॉम है। तो ये तो ग्रुप मीटर के अंदर आ गया, लेकिन आपने और एक ऑफिस लिया दादर में जहाँ पे रिलायंस है डिस्कॉम। रिलायंस, उस केस में वी कांट टेक रिलायंस, क्योंकि वो अलग कस्टमर बन गया, राइट। तो पहला मेरा क्या आ गया लिमिटेशन, पहला हो गया हम लोगों का सर्विस कनेक्शन एक ही डिस्कॉम के अंदर होना पड़ेगा। दूसरा, सर्विस कनेक्शन एक ही नाम पे होना पड़ेगा, अलग अलग फैमिली के नाम पे नहीं। अभी के लिए ये पॉलिसी है, ऑलरेडी इसके अगेंस्ट पिटिशन फाइल किया गया है और सुनवाई बाकी है। अगर इसमें कोई मतलब चेंजेस होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसे अपडेट कर देंगे। अभी एज पर सितंबर अक्टूबर 2024 आपको सेम नेम होना पड़ेगा, मल्टीपल सर्विस लोकेशन हो सकता है, राइट। और आपका पहला जो एडजस्टमेंट है वो होगा टू द प्राइमरी, जहां पे आप जनरेशन प्लांट या सोलर प्लांट को इंस्टॉल किए हो, उसके बाद एज पर द प्रायोरिटी रेशियो। दूसरा और एक चीज याद रखना जरूरी है, अनलाइक टीओ मतलब वर्चुअल नेट मीटर जहाँ पे टीओडी के टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो रहा था, अगर आपका बिल टीओडी है, जैसे फॉर एग्जांपल आप रेसिडेंशियल में हो तो आपका नॉन टीओडी बिल है, आपका ऑफिस है, आपका नॉन टीओडी बिल है, आपका वेयर हाउस है, आपका नॉन टीओडी बिल है, लेकिन आपका अगर फैक्ट्री हो, जैसे नागपुर में मान लीजिए वेयर हाउस की जगह मेरा फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री पूरे दिन पे चलता है, और वो मेरा टीओडी फैक्ट्री है, उसका जो मीटरिंग बिल है वो टीओडी है। तो आपका जो भी एडजस्टमेंट होगा, मतलब उस वाले फैक्ट्री में टीओडी मीटर के अगेंस्ट हम लोग जो भी एडजस्टमेंट करेंगे, वो एडजस्टमेंट होगा विद द ऑफ पीक टाइम, राइट। जो सबसे कम स्लैब वाला रेशियो है उसी में ही एडजस्ट होगा। तो बेनिफिशियल के अकॉर्डिंग हम लोग अगर बात करें, तो मोस्ट बेनिफिशियल इज नॉन टीओडी। जहां पे आपका नॉन टीओडी मीटरिंग है वहां पे आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, उसके बाद टीओडी। तो पावर रेशियो जब डिवाइड करते हैं, अकॉर्डिंगली हम लोग पावर रेशियो अकॉर्डिंगली डिवाइड कर सकते हैं ड्यूरिंग द स्टार्ट, राइट। तो आइए वही चीज को हम लोग देखते हैं एक डायग्राम के थ्रू। यहाँ पे जैसे देख लीजिए, प्रीमाइसिस ए एक ही बंदा है जिसका तीन कनेक्शन है, प्रीमाइसिस ए, प्रीमाइसिस ए 1, एक प्रीमाइसिस ए 2, राइट। तो प्रीमाइसिस ए 1 एंड ए 2 मान लीजिए शहर पे है, जहाँ पे यू डोंट हैव द राइट, आपके पास प्लेस नहीं है या राइट नहीं है वहां पे आप सोलर इंस्टॉल कर पाओ। तो आपने क्या किया, आपने वही चीज आपके प्रीमाइसिस है जहाँ पे जगह है वहां पे आपने इंस्टॉल किया। वहां पे वर्चुअल नेट मीटर के साथ फर्क क्या होगा, वर्चुअल नेट मीटर ने अपने ग्रॉस मीटर लगाया था, मतलब मेरा जो टोटल एनर्जी जनरेशन हो रहा था, हम लोग पूरा ही ग्रिड को फिट कर देते। वो लोकेशन प्राइमरी लोकेशन के लिए हम लोग कोई भी कैप्टिव यूसेज नहीं कर रहे थे। लेकिन इस केस में ग्रुप नेट मीटर में अलग है, ग्रुप मीटर में हम लोग जहां पे इसे जनरेट करेंगे, उस वाले प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हम लोग को नेट मीटर लगाना पड़ेगा, और वो नेट मीटर पहले उस प्रॉपर्टी को नेट नलीफाई करेगा, उसके बिल के अगेंस्ट एडजस्ट होगा, और उसके बाद जो एक्सेस जनरेशन है
वो बाकी प्रॉपर्टी में जाएगा, राइट? तो मान लीजिए मेरा प्रीमाइसेस से और प्रीमाइसेस बी में 500 यूनिट की जरूरत होता है फॉर द मंथ, और प्रीमाइसेस ए जो है उसमें 1000 यूनिट होता है। प्रीमाइसेस का 1000 यूनिट, प्रीमाइसेस ए वन का 500, प्रीमाइसेस ए टू का 500। तो हम ऐसे कोई प्लांट लगाएंगे जहां से हमें 2000 यूनिट मिल जाए महीने का। तो उस 2000 यूनिट में सबसे पहले 1000 यूनिट जाएगा प्रीमाइसेस ए के पास, और 1000 यूनिट नेट ऑफ होके चला जाएगा आपके डिस्कॉम के पास, आपका ग्रिड में। और उसी ग्रिड से आप जहां भी प्रीमाइसेस ए वन और ए टू जिसको अपने ग्रुप मीटरिंग स्कीम के अंदर लाए हो, वहां पे अगर आप सिमिलर रेशियो में डिवाइड करोगे 50-50, तो दोनों के बीच 500-500 किलो 500-500 यूनिट में डिवाइड हो जाएगा। या अगर आप 10-90 करते हो तो किसी के पास 100 जाएगा, किसके पास 900 जाएगा। तो वो पावर रेशियो के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाता है, राइट? तो ये है बेसिक ग्रुप नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट। फिर से बता रहा हूँ फर्क क्या है। अगर वर्चुअल नेट मीटरिंग की हम लोग बात करें, वर्चुअल नेट मीटर पे मल्टीपल कस्टमर्स एक साथ होके काम कर रहे थे। वो जहां पे इंस्टॉल कर रहे थे वहां पे हम लोग पूरे के पूरा एनर्जी को ग्रिड में फीड कर दे रहे थे, और हमें रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड कर ले रहे थे, राइट? वहां पे कोई नलीफाई या नेट ऑफ नहीं कर रहे थे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कस्टमर जो भी इंस्टॉल करेगा उसके सारे प्रॉपर्टीज एक ही नाम पे होना चाहिए, अलग अलग नाम पे होने से नहीं चलेगा। कोई जिस जगह पे आप लगाओगे जो प्राइमरी लोकेशन है, पहले उसका बिल को नलीफाई किया जाएगा, और फिर वो जो एक्सेस जो जनरेशन है वो आपके पावर रेशियो के अकॉर्डिंग आपके बाकी प्रॉपर्टीज में डिवाइड हो जाएगा, राइट? तो वर्चुअल नेट मीटर में हमने ग्रॉस मीटर लगाया था जनरेशन पॉइंट, जनरेशन मीटर, और यहाँ आपके केस में इन केस ऑफ ग्रुप मीटर हम लोग नेट मीटर लगाएंगे। क्लियर? अब आते हैं गाइडलाइंस पे। ग्रुप लेटर में सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी जैसे मैंने बोला था, अभी के लिए एक ही कस्टमर का नाम होना पड़ेगा, उसी के नाम पे सारे प्रॉपर्टीज होना पड़ेंगे। मतलब सिंगल कस्टमर विथ मल्टीपल सर्विस कनेक्शन इन द सेम डिस्कॉम। ये तीन चीजें याद रखना है, हमें एक ही डिस्कॉम के अंदर होना है। हमारा मल्टीपल सर्विस कनेक्शन हो सकता है लेकिन एक ही नाम पे होना है, अलग अलग नाम पे नहीं। ब्लड रिलेशनशिप वाला अभी तक अप्रूव नहीं है, अगर होता है तो वी विल अपडेट। अभी के लिए ये जो कनेक्शन है, जो एप्लीकेबिलिटी कनेक्शन है, वो आपका दिल्ली, गोवा, उड़ीसा और झारखंड में ऑलरेडी ये इम्प्लाइड है। आपका ग्रुप मीटर, वर्चुअल नेट मीटर अवेलेबल है। महाराष्ट्र के लिए वर्चुअल नेट मीटर अवेलेबल है, ग्रुप नेट मीटरिंग के लिए ऑलरेडी एप्लीकेशन डाला गया है, और वो अभी भी अप्रूवल अवेटिंग है। ठीक है? इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट में क्या है, अगर आप यहाँ पे इंस्टॉल करते हो ग्रुप नेट मीटर, जो सिस्टम में आपका सबसे पहला चीज है, आप जो इंस्टॉलेशन यहाँ पे मतलब इंस्टॉलेशन कर रहे हो, वहां पे आपका जो प्लांट का कैपेसिटी है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कैपेसिटी से ज्यादा नहीं हो सकता, राइट? नहीं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना पड़ेगा और पूरा सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जितने कैपेबिलिटी है केवीए का है, उससे कम आपका सोलर प्लांट होना चाहिए फॉर द इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट, राइट? नहीं तो उसके जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो आपको पे करना पड़ सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर डिस्काउंट। तीसरा हो गया मीटरिंग। मीटरिंग क्या है, आपको जो नेट मीटर जो यहाँ पे इंस्टॉल करना है एट द जनरेशन पॉइंट प्राइमरी लोकेशन पे, वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस ही उसे मतलब लगाएगा। और बाकी जगह पे आपका स्मार्ट मीटर होना चाहिए, जो अगर नहीं है आपके कॉस्ट में आपको लगवाना पड़ेगा। ये हो गया मीटरिंग का कॉन्सेप्ट। अब आपको एक चीज समझना है, अभी यहाँ पे हम लोग जो भी यूज कर रहे हैं वर्चुअल नेट मीटर या ग्रुप नेट मीटर, उसके लिए हम लोग डिस्कॉम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, उसे यूज कर रहे हैं, राइट? लेकिन अभी उसके लिए एक चार्ज आता है जिसका नाम होता है विलिंग चार्ज। ये विलिंग चार्ज सेम डिस्कॉम के होने के कारण से अभी एप्लीकेबल नहीं है, और हर स्टेट में एक लिमिट बांध दिया जाए, कहीं पे 5000 मेगावाट, कहीं पे 500 मेगावाट, ऐसे कोई लिमिट्स बांध दिया गया है डिपेंडिंग अपॉन स्टेट टू स्टेट। अगर टोटल ग्रुप मीटरिंग या वर्चुअल नेट मीटरिंग उससे ज्यादा पहुंच जाता है, तब विलिंग चार्जेस आपका एड ऑन हो सकता है। करंट सिनेरियो में कोई भी स्टेट में कोई भी जगह पे ये विलिंग चार्जेस एप्लीकेबल नहीं है। अब आता है एनर्जी जनरेशन। मान लीजिए हमने, जैसे मैंने पहले बोला, पहले प्राइमरी लोकेशन का पूरा नलीफाई होगा, उसके बाद जो रेशियो में आपने डिवाइड किया है वो रेशियो में वो आपके बाकी प्रॉपर्टीज में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर आपका टोटल साल के आखिरी में जाके एक्स्ट्रा आता है, तब आप क्या करोगे? साल के आखिर में आके अगर एक्स्ट्रा आता है तो फीड इन टैरिफ रेट में या एवरेज पावर परचेस रेट में, जैसे वर्चुअल नेट मीटर में हो रहा था, उसी की तरह ये एडजस्ट होगा आपका प्राइमरी लोकेशन के बिल के साथ। क्लियर? ये प्राइमरी लोकेशन के बिल के साथ, ये याद रखना बहुत जरूरी है।
ये हो गया हम लोग का कंज्यूमर। दूसरा, अगर आपको पावर रेशियो चेंज करना है, मान लीजिए आपने इस साल अप्लाई किया, अगले साल जाकर आपको चेंज करना है, तो आप चेंज कर सकते हो ओनली इन द मंथ ऑफ अप्रैल। फिनेंशियल ईयर के पहले महीने में आपको चेंज करना है, आप कभी भी जाके चेंज नहीं कर सकते। वो साल पूरा ये मेंटेन होगा, अगले साल फिर से अप्रैल में जाके आप उसे चेंज कर सकते हो, राइट। और इसके अलावा अगर आपका मान लीजिए और भी एनर्जी जनरेट हो रहा है आपके पास, आपने और भी एक नया प्रॉपर्टी खरीदा, उसको आपको ऐड करना है, तो आपको मिनिमम 2 मंथ्स का नोटिस देना पड़ेगा। मतलब इस महीने में बोलता हूँ तो 2 महीने बाद वो ऑटोमेटिकली आपके ग्रुप मीटरिंग स्कीम पे एडजस्ट होगा। क्लियर? ये हो गया आपका टोटल बिलिंग सेटलमेंट और गाइडलाइंस ग्रुप मीटर के लिए। अब हम लोग इस, जैसे हम लोगों ने वर्चुअल नेट मीटर में सीखा था, हम लोग अभी ग्रुप मीटर में देखेंगे। ग्रुप नेट मीटर में हम लोग कब अप्लाई कर सकते हैं और उसमें हम लोग को कैसे फायदा होता है, राइट। सो फ्रेंड्स, जैसे हमने बोला था, हम लोग यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि हम लोगों का मल्टीपल प्रॉपर्टीज है, राइट। तो सबसे पहला हो गया मेरा अमरावती। अमरावती में हम लोगों का जो कंजम्पशन है वो हम लोग मान के चल रहे हैं 350 यूनिट है, एग्जाम्पल के तौर पे, राइट। दूसरा मेरा हो गया मुंबई। मुंबई में दो लोकेशन है। पहला लोकेशन हम लोग दे रहे हैं मुंबई में सेंट्रल मुंबई, जहाँ पे ऑलरेडी आपका यहाँ पे 300 यूनिट का रिक्वायरमेंट है, और जहाँ पे आपका सेम डिस्कॉम मतलब महा डिस्कॉम के अंदर आता है, राइट। और दूसरा आ जा रहा है दादर, जिसके अंडर आपका मान लीजिए 350 यूनिट का कंजम्पशन है, और ये आपका आ जा रहा है रिलायंस के अंदर। तो पहला हो गया मेरा एमएससी डीसीएल, दूसरा हो गया एमएससी डीसीएल, तीसरा आ गया हमारा रिलायंस। क्लियर? चौथा मेरा हो गया पुणे, जिसमें मेरा वेयर हाउस है, राइट। इसमें वेयर हाउस में मेरा रिक्वायरमेंट आप मान के चलिए 250 यूनिट का हो गया। और आखिरी में हम लोग ये मान के चल रहे हैं, हम लोग का जो मतलब ऑफिस है वो है नागपुर, राइट। तो नागपुर में मान के चलिए हमारा रिक्वायरमेंट है सिमिलरली 250 यूनिट। ये दोनों भी एमएससी डीसीएल के अंदर है। और यहाँ पे कंज्यूमर का जो नाम है ये है XYZ। इस कंज्यूमर का नाम है XYZ। नागपुर के अलावा आप मान लीजिए महाराष्ट्र के अकोला में और एक प्रॉपर्टी है हम लोगों का, जो है जिसमें हमारा 300 यूनिट का जनरेशन है, वो भी एमएससी डीसीएल के अंडर है, राइट। तो तीसरा हो गया XYZ के नाम पे, चौथा भी XYZ, पांचवा XYZ, लेकिन लास्ट प्रॉपर्टी है हमने एबीसी के लिए खरीदा है, राइट। और इसमें सारे में सिर्फ जो नागपुर है दैट इज ऑन टीओडी मीटर। क्लियर? बाकी सारा मेरा नॉन टीओडी मीटर से, अगर मीटर की बात करें हम लोग, ये मेरा नॉन टीओडी, राइट। ये हो गया कस्टमर का नाम, ये हो गया मीटर, और ये हो गया डिस्काउंट। तो सबसे पहला सवाल आता है इसमें हम लोग को कौन सा है जो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग के पास स्पेस है अमरावती में, तो दिस इज माय प्राइमरी, राइट। तो अमरावती तो ऑब्वियसली अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, मुंबई में देखिए एक रिलायंस है, एक एमएससीडीसीएल, एक रिलायंस है। रिलायंस वाले में हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये हमारा दूसरा डिस्कॉम के अंदर जा रहा है, इंटर डिस्कॉम अभी अलाउड नहीं है फॉर ग्रुप मीटरिंग स्कीम। सिमिलरली पुणे हम लोग, पुणे अप्लाई कर सकते हैं, एमएससीडीसीएल है। नागपुर अप्लाई कर सकते हैं। और अकोला में नाम अलग होने के कारण से हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। तो हमारा यहाँ पे चार प्रॉपर्टी हो गए जो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। पहला हो गया पुणे अमरावती, जो मेरा प्राइमरी लोकेशन है। दूसरा आ गया सेकेंडरी लोकेशन या सैटेलाइट लोकेशन हो गया मुंबई, सेंट्रल मुंबई। तीसरा हो गया पुणे। चौथा हो गया नागपुर, राइट। तो मेरा 3 सैटेलाइट कनेक्शन और एक प्राइमरी कनेक्शन है इस केस में। और टोटल रिक्वायरमेंट सारों को मिला के क्या है? 250, 500, 350, 850, 1150, राइट। 1150। तो हमने 1150 यूनिट्स का जनरेशन का प्लांट लगा दिया है, कहा? अमरावती में। तो सबसे पहला क्या आएगा? सबसे पहला आएगा अमरावती का 1150। तो ऑटोमेटिकली अब हमें क्या देखना है? ये मेरा जनरेशन हो गया, राइट।
तो मेरा एक्सेस आके कितना खड़ा हो जाएगा? एक्सेस खड़ा हो जाएगा 1150 माइनस 350, मतलब 800 यूनिट। क्लियर? ये मेरा एक्सेस है जो अमरावती, क्योंकि सबसे पहले अमरावती का यहाँ पे मैंने जैसे बोला था, हर पहले सबसे पहले नेट ऑफ क्या होगा, जो प्राइमरी लोकेशन है उसका बिल, तो अमरावती का बिल नेट ऑफ हो गया, तो ये हो गया 800 यूनिट। अब आ जाता है मुंबई, पुणे और नागपुर। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग जो रेशियो सेट कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, 3:2:5:2:5, राइट? ये हम लोग आसानी से कर सकते हैं, ये उपाय है। या हम लोग अपने अकॉर्डिंगली इसे चेंज कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको यही करना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, तो हमारा जो नेट होगा, वो नेट कैसे होगा? सबसे पहला जाएगा, मतलब यहाँ पे जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग आपका 300 यूनिट चला जाएगा बॉम्बे के अंदर, पुणे के अंदर चला जाएगा 250 यूनिट, और नागपुर के अंदर चला जाएगा 250 यूनिट। अब इसमें भी एक चीज है जो समझना है, यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे, मेरा 300 यूनिट है नॉन टीओटी के अंदर, और इवन पुणे का भी जो 250 यूनिट है वो नॉन टीओटी के अंदर, तो ये तो अगेंस्ट माई फुल बिल एडजस्ट हो जाएगा, मतलब पूरे दिन का जो बिल है उसी के अगेंस्ट एडजस्ट होगा, राइट? लेकिन अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे नागपुर, नागपुर इज अगेंस्ट टीओडी बिल, राइट? नागपुर का टीओडी बिल आ जा रहा है, तो टीओडी बिल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग क्या है? ऑफ पीक टाइम, टीओडी बिल का जो ऑफ पीक टाइम है या ऑफ पीक रेट है, उसी के अकॉर्डिंग मान लीजिए अगर ऑफ पीक रेट 10 पीएम रात के से सुबह 6 एम तक है, तो इसी टाइम के अंदर आप कोई भी जनरेशन करोगे, अगर आपका ऑफिस चलता है तो ही नलीफाई होगा, नहीं तो नलीफाई नहीं होगा। क्लियर? इसके अलावा मान लीजिए ये ऑफ पीक में आपको ये 250 यूनिट की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से आपका 150 यूनिट ही कंज्यूम हो पाया और आपका एक्सेस रह गया 100 यूनिट, राइट? तो ये 100 यूनिट क्या होगा? ये 100 यूनिट जाएगा आपके प्राइमरी लोकेशन अमरावती के अगेंस्ट एडजस्टमेंट पे, अमरावती के बिल के अगेंस्ट एडजस्टमेंट पे, और वो कितने में आपका क्रेडिट होगा? एट द फीड इन टैरिफ, नहीं तो जिसे हम लोग बोलते हैं एवरेज पावर परचेस रेट, एपीपी रेट, राइट? तो इसी रेट में आपका प्राइमरी जो लोकेशन है उसी के अगेंस्ट इसे एडजस्ट होगा। तो ये था हम लोग का ग्रुप मीटर का बेसिक कॉन्सेप्ट। ब्लड रिलेशन वाला अगर बात, क्योंकि ऑब्वियस है कि एक ही बंदा खुद के नाम पे मल्टीपल प्रॉपर्टीज खरीदते नहीं है, तो अगर अलग अलग प्रॉपर्टीज, अलग अलग ब्लड रिलेशनशिप के लोग के अगेंस्ट खरीदा जाता है, उसको लेके एक पिटिशन ऑलरेडी अप्लाई कर दिया गया है, अगर उसमें कोई भी चेंजेस आता है तो अकॉर्डिंगली वो अपडेट कर दिया जाएगा, राइट? तो ये था हमारा आज का वर्चुअल नेट मीटर और ग्रुप नेट मीटरिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट, उसका फायदा और उसका एप्लीकेबिलिटी। सो फ्रेंड्स, हमने आज वाले वीडियो में वर्चुअल नेट मीटर और ग्रुप नेट मीटर की एप्लीकेबिलिटी कैसे अप्लाई किया जाता है, उसका गाइडलाइंस क्या है, और एक लाइफ एग्जांपल के थ्रू उसे उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश किए हैं। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारा जो चैनल है उसे आप सब्सक्राइब कीजिएगा, उसका बेल आइकन को आप दबाइएगा, कि हम लोग हर हफ्ते हर संडे को नया वीडियो लाने की कोशिश करते हैं सोलर के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपके दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिएगा। अगले वाला जो वीडियो, अगले वीक की वीडियो में हम लोग लाने की कोशिश करेंगे ओपन एक्सेस सिस्टम का कॉन्सेप्ट, जिसके थ्रू हम लोग ओपन एक्सेस सिस्टम में मीटरिंग कैसे होता है, उसका क्या क्या चार्जेस लगता है, एप्लीकेबिलिटी क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।